हेलो साथियों, राम राम। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मेरे भाई नए आपराधिक कानूनों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इसके शॉर्ट नोट्स की क्लास आपने देख ली होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको मज़ा आया होगा मेरे भाई। अब अपन क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर से जो नए आपराधिक कानून आए हैं उसमें से साथियों अपन टॉप 50 MCQs करने वाले हैं। ये 50 MCQs आपको साथियों आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। और साथियों मैं ये दावा नहीं करता कि मेरे जो कंटेंट के अंदर से आपको हूबहू कंटेंट मिल जाएगा। मैंने मेरा प्रयास बेस्ट करने का प्रयास किया मेरे भाई, कि जितना बेस्ट हो सके मैंने अपने आप को बेस्ट दिया है। ठीक है, तो साथियों इस मेहनत के आगे अगर आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो, वीडियो को लाइक कर देते हो, तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा, आपको आगे कंटेंट मिलता रहेगा। इतना काम कर दिया होगा मेरे भाई, इतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तीनों कानूनों के बारे में अपन 50 MCQs आपको देखने को मिलेंगे, या फिर आपने जो अभी तक जितने भी टेस्ट सीरीज दी हैं उसमें से साथियों ये सवाल आपको कहीं ना कहीं टकराए होंगे, तो आपका बढ़िया तरीके से यहाँ पर से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं बात करूँ तो मेरे भाई 1 से 2 सवाल आपको यहाँ पर से आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। पहला सवाल दे रखा है कि नए आपराधिक कानूनों को भारतीय राजपत्र में कब अधिसूचित किया गया था, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, आता है यहाँ पर से 3 नए आपराधिक कानूनों को 25 दिसंबर 2023 को भारतीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी है, वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि पुरानी आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन का सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, वो आपसे पूछा गया है। सबसे पहले अगर बात करें लाला, यहाँ पर से दे रखा है कोठारी समिति। तो मेरे भाई जो कोठारी समिति है ये शिक्षा सुधारों से संबंधित है। किससे है मेरे भाई, याद रखना, शिक्षा सुधारों से संबंधित है लाला। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं स्वर्ण सिंह समिति के बारे में। अगर बात करें तो मेरे भाई स्वर्ण सिंह समिति है ये मौलिक कर्तव्यों से याद रखना है। किससे आ जाती है, मौलिक कर्तव्यों से है, थोड़ा सा याद रखना, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। सूत्रा नहीं लिखा जा रहा मेरे भाई, देखो बड़ी ज़्यादा राइटिंग है नहीं, तो थोड़ा सा काम चला लेना। दूसरा बात करते हैं VS मलीमठ समिति। ये आपका एकदम सही आंसर रहेगा मेरे भाई, याद रखना VS मलीमठ समिति है, ये यहाँ पर से सही है। इन्होंने क्या किया था कि साथियों की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार का सुझाव दिया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। एक दूसरा आता लोढ़ा समिति। तो लोढ़ा समिति के बारे में बात करें तो मेरे भाई याद रखना ये क्रिकेट सुधारों से संबंधित है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। ये किससे संबंधित है, ये याद रखना, ये क्रिकेट सुधारों से संबंधित है। ठीक है, सुधारों से संबंधित है लाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला कथन बात करते हैं, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 ने IPC 1860 को प्रतिस्थापित किया है, एकदम बात सही है। दूसरा बात करते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने IE 1872 को प्रतिस्थापित किया है, बात गलत आती है लाला। ठीक है, गलत क्यों आती है, तो याद रखना कि जो BNSS ने साथियों CRPC 1973 की जगह ली है। याद रखना मेरे भाई, दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर से। जो BNSS 2023 है ये देखो मेरे भाई किसकी जगह प्रतिस्थापित हुई है, ये याद रखना, नाम आता है CRPC 1973 की जगह प्रतिस्थापित हुई है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है IEA 1872 है मेरे भाई, इसकी जगह क्या आया है, याद रखना है BSA 2023 आया लाला। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखनी, इसलिए दूसरा जो ऑप्शन है वो गलत है, ऑप्शन नंबर आपका A सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना 20 तो अध्याय हैं और 358 धाराएं हैं, ऑप्शन नंबर आप B लगा दो। अगर बात करें मेरे भाई IPC के अंदर से, IPC में साथियों 511 धाराएं थी। कितनी थी, 511 धाराएं थी, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। दूसरा दे रखा है कि BNS 2023 के तहत दस्तावेजों की परिभाषा 2.8 में क्या नया शामिल किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कि BNS की धारा 2.8 के अनुसार
दस्तावेजों में अब इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल रिकॉर्ड को भी शामिल कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल छप सकता है तो मैं इसको पहले इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट लगाया है। तो बात करें मेरे भाई कि बीएनएस की धारा 2(3) के अनुसार बच्चा वह है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। ठीक बात आती है कि मेरे भाई की बीएनएस की धारा 2(3) के अंदर से बच्चे को परिभाषित किया गया है। दूसरा बात करते हैं तो बीएनएस की धारा 2(10) के अंतर्गत मेरे भाई लिंग को परिभाषित किया गया है, जिसमें से केवल महिला और पुरुष शामिल हैं। नहीं भाई, इसमें से साथियों आपको ट्रांसजेंडर भी देखने को मिलेंगे। याद रखना है किसको, ट्रांसजेंडर भी इसमें से आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आपका ये बात यहाँ पर से गलत आती है। दूसरा बात करते हैं तो छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में बीएनएस की धारा 4(f) को में जोड़ा गया है, वो आपसे सही पूछा गया है। तो ये बात सही है, तो पहला सही और तीसरा सही है, पहला सही तीसरा सही, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मॉब लिंचिंग है, तो मॉब लिंचिंग मेरे भाई धारा कौन सी में आती है, याद रखना है। किस में आएगी, 103(2) में आती है मेरे भाई, इसको मैच करा दो। आतंकवाद के बारे में बात करें तो मेरे भाई किस में आती है, धारा 113 में आती है। दूसरा बात करते हैं संगठित अपराध है, तो संगठित अपराध किस में आएगा मेरे भाई, धारा 111 में आएगा। अगर मानहानि के बारे में बात करें तो मेरे भाई धारा 356 में परिभाषित किया गया, तो इससे मैच करवा दो। यहाँ पर से आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि बीएनएस की धारा 103(2) के अनुसार मॉब लिंचिंग गठित करने के लिए कम से कम कितने लोगों का समूह होना आवश्यक है, वो यहाँ पर से बात कही गई है। तो मेरे भाई यहाँ पर से अगर बात करें, मॉब लिंचिंग का अर्थ है कि जब 5 या फिर 5 से अधिक लोग हैं का समूह है पर जाति समुदाय आदि के आधार पर हत्या करना, उसको कहा जाता है। इसमें से आपको शामिल किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि बीएनएस 2023 में राजद्रोह कानून का क्या किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, अच्छा सवाल है। इसके अंदर से हुआ क्या है, इसमें यह हुआ है कि जो राजद्रोह का शब्द है ना, कौन सा मेरे भाई, राजद्रोह है। इस राजद्रोह शब्द को क्या कर दिया गया मेरे भाई, हटा दिया गया है। याद रखना है, हटा दिया गया, मतलब कि इसको निरस्त कर दिया गया है। और धारा 152 के तहत मेरे भाई भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य को नए प्रावधान के साथ में प्रावधान किया गया है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। ठीक है, कि इसे निरस्त कर दिया गया और भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए धारा 152 लाई गई है। ठीक है, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 10वां सवाल दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सवाल में कहा गया कि निम्नलिखित कथनों में बात करें तो देखो साथियों, सबसे पहले आता है कि आत्महत्या का प्रयास अब आपराधिक अपराध की श्रेणी से बाहर है। ठीक बात आती है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, यह बात भी ठीक है। दूसरा बात करते तो 5,000 रुपये तक की छोटी चोरी पर पहली बार दोषी ठहराए जाने पर चोरी के पैसे लौटाने और सामुदायिक सेवा का प्रावधान है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते तो बीएनएस में स्नैचिंग, जिसमें अपन बोल सकते हो कि छीना झपटी को धारा 304 के तहत परिभाषित किया गया है, ये बात भी ठीक है। सारे कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि कपटपूर्ण तरीके जिसमें से विवाह या फिर रोजगार का झूठा वादा से यौन संबंध बनाने को बीएनएस की किस धारा के तहत अपराध माना गया है। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से बीएनएस की धारा 69 के तहत झूठे वादे से यौन संबंध बनाने को अपराध माना गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, धारा 377 है मेरे भाई, इसमें से क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि अप्राकृतिक यौन गतिविधियों के लिए यहाँ पर से शामिल किया गया है। ठीक है,
जो आईपीसी के अंदर थी, लेकिन इसको हटा दिया गया है। दूसरा बात करते हैं धारा 111 है मेरे भाई, इसमें से साथियों क्या किया गया है, संगठित अपराध है। याद रखना मेरे भाई, क्या देखने को मिलेगा आपको, संगठित अपराध से है, ठीक है, संगठित अपराध से संबंधित है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कि धारा 310 से, धारा 310 क्या है मेरे भाई, यह पुरानी आईपीसी में ठग के लिए संबंधित है साथियों। याद रखना ये किस में है, आईपीसी में ठग से संबंधित है, ठग से संबंधित है। बाद में क्या कर दिया, इसको हटा दिया गया है, याद रखना है, संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि आईपीसी की धारा 377 के संबंध में बीएनएस में क्या परिवर्तन किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। इसमें से ये कहा गया है कि मेरे भाई जो आईपीसी की धारा 377 में था ना, उसमें से साथियों जो समलैंगिकता थी ना, उसको अपराध माना जाता था, लेकिन बीएनएस में से साथियों क्या कर दिया है, पूर्णतः अपराध नहीं माना गया है और इसको हटा दिया गया है, याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो आपका जो सही आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का मुख्य ध्येय क्या है, वो आपसे पूछा गया है। इम्पोर्टेंट लगा ले मेरे भाई इसको, ठीक है। इसमें से ये कहा गया है मेरे भाई, इसके बारे में अगर बात करें तो जो बीएनएस का मुख्य ध्येय है वो व्यक्तियों की सुरक्षा तथा सुरक्षा के लिए त्वरित व समय पर न्याय उपलब्ध हो सके, ये कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि बीएनएसएस 2023 के अध्यायों की प्रयोज्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं तो बीएनएसएस सभी प्रावधानों पूरे भारत में समान रूप से लागू होंगे, ये बात साथियों गलत आती है। सभी जगह समान प्रावधान लागू नहीं होंगे। लागू क्यों नहीं होंगे मेरे भाई, अध्याय 9, 11 और 12 से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर शेष प्रावधान नागालैंड राज्य व जनजातीय क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे, ये बात एकदम सही आती है। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, बीएनएसएस 2023 में संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस को किस धारा में परिभाषित किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई सबसे पहले अगर बात करें धारा 2A है, इसमें से क्या जाता है, याद रखना, इसमें जाता है दृश्य श्रव्य, ठीक है, दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक से साधन आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है, क्या मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक साधन से संबंधित है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो धारा 2C में क्या जाता है, जमानती और अजमानती अपराध से संबंधित है। दूसरा बात करते हैं धारा 2G के अंदर से बात की जाए तो संज्ञेय अपराध का यहाँ पर से आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं धारा 2O है, इसके बारे में साथियों इसको क्या कहा गया है, याद रखना, इसमें से असंज्ञेय है, याद रखना है इसको, ठीक है, असंज्ञेय से संबंधित असंज्ञेय अपराध हैं, ये भी थोड़ा सा याद रख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है कि असंज्ञेय अपराध का क्या अर्थ है, वो आपसे पूछा गया है। असंज्ञेय अपराध के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई असंज्ञेय अपराध वे कम गंभीर अपराध हैं जो धारा 20 या फिर 2O में हैं, जिसमें से साथियों पुलिस को साथियों गिरफ्तारी के लिए वारंट नहीं चाहिए होता है, सॉरी इसको वारंट की आवश्यकता होती है, इसमें ये सही रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बीएनएस की परिभाषा का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, एक तरफ परिभाषा दे रखी है, दूसरी तरफ आपको धाराएं दे रखी हैं, इनको मैच करवाना है। पहले में बात करें तो परिवाद, ये धारा 2H में है। दूसरा बात करते हैं कि अन्वेषण मेरे भाई धारा 2I में है। दूसरा बात करते हैं आरोपों के बारे में बात करें तो धारा 2F में है, और जांच के बारे में बात करें तो मेरे भाई धारा 2K में है। इसको थोड़ा सा याद रखना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं विचाराधीन कैदियों के लिए बीएनएसएस की धारा 479 के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, यह किसी
ने पहली बार अपराध किया हो तो अधिकतम सज़ा के लिए 1/3 अवधि जेल में काटने पर उसे जमानत मिल जाएगी। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, यह प्रावधान आजीवन कारावास वाले अपराधों पर भी लागू होता है? नहीं भाई। दूसरा बात करते हैं, यह प्रावधान तब लागू नहीं होता जब व्यक्ति के खिलाफ एक से अधिक अपराध लंबित हों। यह बात भी ठीक है। तो आपका पहला और तीसरा सही है लाला, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि EFIR दर्ज होने के बाद क्षेत्राधिकार रखने वाले थाने पर व्यक्ति को पहुंचकर कितने दिनों के भीतर उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं, वो आपसे सवाल पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो 3 दिन के भीतर हस्ताक्षर करने जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें से कहा गया कि 0 FIR का क्या अर्थ है, वो आपसे पूछा गया है। बात करें मेरे भाई 0 FIR के अंदर से, तो ऐसी FIR जिसे अपराध कहीं भी हुआ हो, किसी भी पुलिस थाने में दर्ज किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी है, वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि BNSS 2023 में प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक के उपयोग के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है। पहला सवाल अपन बात करते हैं कि सभी मामलों में तलाशी व जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। बात एकदम सही है। दूसरा बात करते हैं तो 7 वर्ष या फिर अधिक कारावास वाले अपराधों के मामले में फोरेंसिक साक्ष्य संग्रहण अनिवार्य है। ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो सभी कानूनी कार्रवाई और ट्रायल केवल कागजी मोड से संचालित होंगे। ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है? क्योंकि साथियों कानूनी कार्रवाई है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से संचालित की जाएगी, इसलिए कागजी मोड पर नहीं है। तो आपका जो कौन सा कथन है सही है, तो पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि तेज और निष्पक्ष समाधान के लिए प्रारंभिक जांच कितने दिनों में पूरी हो जानी चाहिए, वो आपसे पूछा गया है। तो वो आता है मेरे भाई 14 दिन। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। और दूसरा बात करते हैं 60 दिन क्या है मेरे भाई, यह आरोप तय करने का समय है, याद रखना है। और 90 दिन क्या है, यह पीड़ित को प्रगति रिपोर्ट देने का समय है, याद रख लेना। दोनों चीज़ें आपसे पूछ सकता है, तो मैं इसको लिखा देता हूँ मेरे भाई। ये क्या है, यह है आरोप तय करने का समय है। दूसरा बात करते हैं 90 दिन क्या है, तो ये याद रखना, ये पीड़ित को प्रगति रिपोर्ट देने का समय है 90 दिन। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि क्षमा याचिका राज्यपाल और राष्ट्रपति को क्रमशः कितने दिनों में दी जानी चाहिए, वो यहाँ पर पूछी गई है। तो मेरे भाई यहाँ पर से एक तो 30 दिन आएगा, एक 60 दिन आएगा। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि यदि कोई अभियुक्त भगोड़ा घोषित हो जाता है और न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो नए कानून BNSS के अनुसार क्या होगा, वो आपसे पूछा गया है। तो इसमें ये पूछा गया कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने और फैसला सुनाने की अनुमति है। ऑप्शन नंबर आपका बी है, वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि महिलाओं और विशेष वर्गों के अधिकारों के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना। अच्छा सवाल है। पहला बात करते हैं तो 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और दिव्यांगजनों को थाने जाने से छूट दी गई है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो महिलाओं को विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये बात पे ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो महिला की गिरफ्तारी केवल महिला अधिकारी द्वारा ही की जा सकती है। बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो गंभीर अपराधों के आरोपियों और आदतन अपराधियों के लिए हथकड़ी का प्रयोग किया जा सकता है। बात ठीक है। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। चारों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि BNSS के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को मेडिकल जांच का अनुरोध
कौन कर सकता है? तो मेरे भाई याद रखना केवल सब इंस्पेक्टर या फिर उससे ऊपर के अधिकारी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने से मना करने पर पीड़ित क्या कदम उठा सकता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना वह पुलिस अधीक्षक या फिर मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, समय सीमाओं का मिलान करना है। एक तरफ कार्य, दूसरी तरफ आपको समय सीमा दी गई है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपको अगर बात की जाए तो कौन सा यहाँ पर से आपका रहने वाला है कि मजिस्ट्रेट के आदेश बिना पुलिस हिरासत, तो मेरे भाई यहाँ पर चाहता है 24 घंटे। ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो पीड़ित को प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होना, इसके लिए समय आता है मेरे भाई कौन सा, 90 दिन यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा। तो इसको 90 दिन में मैच करा दो। आरोप तय करना है मेरे भाई, यहाँ पर से 60 दिन रहेगा और पीड़ित को दस्तावेज आपूर्ति मेरे भाई 14 दिन आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि मजिस्ट्रेट के आदेश बिना पुलिस हिरासत में अधिकतम कितने समय तक रखा जा सकता है? 24 घंटे तक ही रखा जा सकता है और बाद में साथियों मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना अनिवार्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि पीड़ित को अपने मामले में प्रगति रिपोर्ट जानने का अधिकार है जो एफआईआर दर्ज कराने की तिथि से कितने दिनों के अंदर प्राप्त करेगा, तो वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल है, याद रखना वो रहेगा 90 दिन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं कि इसने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को प्रतिस्थापित किया, ठीक बात आती है। यह 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हुआ, ये बात भी ठीक है। इसमें से 12 अध्याय और 170 धाराएं, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखा कि पुराने साक्ष्य अधिनियम में 167 धाराएं थी, नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कितनी धाराएं हैं, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई ये, तो इसमें याद रखना 170 धाराएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि BSA 2023 की धारा 2C के अनुसार साक्ष्य बोले तो एविडेंस में क्या शामिल किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से साक्ष्य में सभी मौखिक कथन इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप से दिए जाएं, यहाँ पर चाह जाते हैं दस्तावेजी साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीय साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं तो देखो यहाँ पर से क्या दे रखा है, इसमें कहा गया कि प्राथमिक साक्ष्य सर्वोच्च गुणवत्ता परक साक्ष्य हैं और इसे न्यायालय के समक्ष सीधे प्रस्तुत किया जाता है, ठीक बात आती है। द्वितीय साक्ष्य का उपयोग तब किया जाता है जब प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल रिकॉर्ड्स को प्राथमिक साक्ष्य नहीं माना जाता, यह बात साथियों गलत आती है। ठीक है, क्यों गलत आती है तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से अगर बात की जाए तो यह आता है कि BNS में जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड को भी कानूनी वैधता प्रदान की गई है, इसलिए गलत है। तो आपका जो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि BSA 2023 में औपनिवेशिक काल के कितने शब्दों को हटा दिया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसमें से हटा दिया गया है वकील, प्लीडर, बैरिस्टर और पागल को हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर आप बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, BSA में बदले गए शब्दों को मिलान करना है। पहला बात करते हैं वकील, प्लीडर और बैरिस्टर, इसमें साथियों एडवोकेट कर दिया गया है। पागल को साथियों अस्वस्थ व्यक्ति कहा जाएगा, याद रखना है। और यूनाइटेड किंगडम की संसद को इसको हटा दिया गया है, इसको इससे मैच करवा दो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि किसी व्यवसाय में दो पक्षों के बीच में हस्ताक्षरित मूल संविदा किस प्रकार का साक्ष्य है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, ये सेकेंडरी एविडेंस आपको देखने को मिलेगा, बोले तो कौन सा, द्वितीयक साक्ष्य आपको देखने को मिल जाता है। यह फोटोकॉपी होती है, इसलिए आपको यहाँ पर से सही लगाना है ए। नेक्स्ट बात करते हैं कि
मूल दस्तावेज की फोटोकॉपी न्यायालय में किस परिस्थिति में स्वीकार्य है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई अगर इसमें से आ जाता है, इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा, जब जो प्राथमिक साक्ष्य है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पर खो गया है, नष्ट हो गया है, तब यह द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला दे रखा है कि शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार करने पर बीएनएस में दंड का प्रावधान है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं कि महिलाओं का यौन अपराधों के बारे में बयान किसी भी पुरुष पुलिस अधीक्षक द्वारा दर्ज किया जा सकता है। यह बात साथियों गलत आता है। गलत क्यों आता है? याद रखना, जो यौन अपराधों के बयान हैं वो महिलाओं के हैं, तो साथियों महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही दर्ज किए जाएंगे, पुरुष पुलिस अधीक्षक के द्वारा नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 18 वर्ष से कम आयु के बालकों नाबालिग के साथ में सामूहिक बलात्कार के लिए बीएनएस में क्या सज़ा निर्धारित की गई है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसमें से आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जमानतीय अपराध क्या है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, याद रखना। अगर बात करें जमानतीय अपराध हैं वो बीएनएसएस धारा 2C में हैं। वे हैं जिनमें से साथियों क्या कहते हैं कि आरोपी को जमानत का अधिकार विधिक रूप से मिलता है। याद रखना, न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि ये गैर जमानती हैं या फिर नहीं हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, साक्ष्य अधिनियम 2023 के उद्देश्यों के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला बात करते हैं, इसका उद्देश्य प्राथमिक रूप से सिद्धांत पर आधारित है कि कोई व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है तब तक उसे दोषी सिद्ध नहीं कर दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सही है, निर्दोष माना जाएगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाहों, विशेषज्ञों और पीड़ितों की उपस्थिति होने की अनुमति दी गई है। ठीक है, इसका उद्देश्य द्वितीयक साक्ष्य के दायरे को सीमित करना है। नहीं भाई, सीमित करना नहीं, इसके तो दायरे को बढ़ाया गया है, तो ये बात गलत आती है। पहला दूसरा सही, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किस नए कानून में पहली बार सामुदायिक सेवा को दंड के 6वें स्वरूप में शामिल किया गया है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, बीएनएस 2023 की धारा कौन सी आती है? 4F आती है लाला। 4F के तहत छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को दंड के 6ठे रूप में जोड़ा गया है। याद रखना, यह आईपीसी के दंड के 5 स्वरूप थे जिसमें से आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से आपका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। ठीक है, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कितने मुख्य स्तंभ हैं वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको 4 देखने को मिलेंगे। बीएनएसएस के 4 स्तंभ हैं, त्वरित न्याय, विधि में प्रौद्योगिकी और विधि प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और पीड़ित केंद्रित आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चारों को याद रखना है। मैं लिखा देता हूँ मेरे भाई कौन कौन सा आएगा। पहला तो आता है मेरे भाई त्वरित न्याय आता है। ठीक है, त्वरित न्याय याद रखना है, पर समय सीमापन बोल सकते हैं। दूसरा बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा विधि में प्रौद्योगिकी, आपको देखने को मिलेगा प्रौद्योगिकी आ गया। तीसरा बात करें लाला, तीसरा कौन सा आएगा? विधि प्रक्रिया, विधि प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना। ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है, सुव्यवस्थित करना आएगा। और चौथा आपको याद रखना है मेरे भाई कौन सा? पीड़ित केंद्रित आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, पीड़ित केंद्रित प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद पीड़ित को क्या अधिकार है वो आपसे पूछा गया है। पीड़ित को यह अधिकार है कि उसे एफआईआर की निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अभियोजन वापस लेने के संदर्भ में BNSS में क्या नया प्रावधान है, वो आपसे पूछा गया है। बात करें इसके नए प्रावधान के बारे में, तो नए कानून में पीड़ित के अधिकारों की रक्षा करते हुए अभियोजन वापस लेने से पहले पीड़ित को सुनने को अनिवार्य कर दिया गया है, याद रखना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। बिना गिरफ्तारी के किस प्रकार के साक्ष्य एकत्रित करने की अनुमति नए कानून में दी गई है, वो आपसे पूछा गया है। तो वो आता है मेरे भाई जो फिंगरप्रिंट हो गया और आवाज़ के जो नमूने होते हैं ना, उसके लिए ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के लिए BNSS में क्या शर्त रखी गई है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसमें से यह प्रावधान किया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के तहत गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के पास अपना पहचान पत्र होना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब के पास क्या पास में ID कार्ड होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक समन और ट्रैकिंग के संबंध में कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं कि न्यायालय में उपस्थित होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक समन SMS ईमेल भेजे जा सकते हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से किसी भी थाने में EFIR दर्ज की जा सकती है, बात भी ठीक है। दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट सवाल दे रखा है। साक्ष्य विधि की अनिवार्यता का मुख्य कारण क्या है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल है, याद रखना है। तो यहाँ पर से साक्ष्य विधि का औचित्य विधिक कार्यवाहियों के निष्पक्षता, विश्वसनीयता और न्यायिक प्रणाली की दक्षता में वृद्धि और व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। ये थे मेरे भाई नए आपराधिक कानूनों के 50 MCQs। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा मेरे भाई। मेरी मेहनत को थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके शॉर्ट नोट्स की क्लास भी मैंने डाल दी गई है, जाकर देख लेना। उसकी PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक अब डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पर से जाकर आप देख लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर उपलब्ध हो जाती है और इस क्लास की PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।